दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये छोटी वीडियो होगी और इसमें आपको जरूर एक प्रश्न आपका जो आएगा वो जरूर बन जाएगा इस वीडियो से, इतना गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ, माता का नाम प्रभावती देवी था। दोस्तों 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने पास की चौथी रैंक से। 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात जानकारी दी थी। इसी दौरान वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए तथा उन्होंने चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु चुन लिया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। दोस्तों इस वक्त चित्तरंजन दास जी कलकत्ता नगर निगम के मेयर हुआ करते थे। ठीक है, यही दोनों लोगों का करीबी परिचय हुआ और सी आर दास ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगर निगम का सीईओ बनवा दिया था 1924 में। यानी कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के सीईओ कब बने? 1924 में। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर भी बन गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। इनकी दो किताबें थी, द इंडियन स्ट्रगल जो 1919 से 1934 के बीच में है और एक द इंडियन पिलग्रिम थी। ठीक है, नोट में यहाँ देख लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे करीबी और अंगरक्षक थे प्रेम सिंह यादव। 1938 कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था जिसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस जी थे। यहाँ पर पट्टाभी सिताबी रमैया थे उनके खिलाफ, जहाँ पर पट्टाभी सिताबी रमैया की हार हो जाती है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले थे और पट्टाभी सिताबी रमैया को 1377 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पर यह समय जो होता है वो कांग्रेस के लिए संकट का समय होता है, इसलिए इसे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। यहाँ पर अध्यक्षीय पद के लिए विवादों के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए नए अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर जो मुख्य कारण था इस्तीफा देने का, कांग्रेस के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोगों ने इस्तीफा दे दिया और एक सलाह परिषद बनाए। उन्होंने मतलब मशविरा किया कि एक सलाह परिषद बनेगी, यानी कि अध्यक्ष कोई भी कार्य करेगा तो उसका कार्य पहले उस सलाह परिषद के समक्ष जाएगा और वहाँ से पास होगा तभी कोई कार्य कर पाएगा। इससे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो असहज हो गए क्योंकि इनकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सभी लोग इनके खिलाफ वाले थे। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। वहाँ कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में अनशन शुरू किया, इसलिए इनके ही कलकत्ता आवास में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन वे 1941 में फरार हो गए। प्रश्न पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो डिटेंशन है उससे कब फरार हुए थे? तो 1941 में फरार हुए थे। इनका उद्देश्य इस वक्त हिटलर से मिलना था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार यात्रा शुरू की थी। दोस्तों भारत से वे काबुल पहुंचे। काबुल वे किस नाम से पहुंचे? उन्होंने अपना नाम रखा था मोहम्मद जियाउद्दीन। ठीक है, वहां पहुंचे, उनका साथ दिया था इसमें उत्तम और अवतार जी ने। इसके बाद काबुल से वे मास्को पहुंचते और मास्को में उन्होंने अपना नाम रख लिया था ऑरलैंडो मेंजुटा। ठीक है, और इसके बाद वे जर्मनी 1941 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो है 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास पहुंचे तो वहाँ हिटलर के जैसे देखने वाले बहुत सारे क्लोन हुआ करते थे। ठीक है, तो वो जो क्लोन होते थे ना वो मतलब अपना हमशक्ल रखता था। तो जब उन्होंने इनसे पूछा कि क्या काम है तो सुभाष चंद्र बोस ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब कुछ देर बाद असली हिटलर आया तो उन्होंने उसको पहचान लिया था। तो वहाँ पे सारी बातें होती हैं, ये आपके एग्जाम में इतनी चीज़ें नहीं आएंगी, पूरी कहानियाँ हैं, बाद में पढ़ देख लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हिटलर के भी अंडर जो भी भारतीय सैनिक वहाँ पर कैद थे तो उनको अपने अंडर में लिया उन्होंने और उनको अंडर लेने के बाद उन्होंने बनाया फ्री इंडियन लीजन बनाया था। ठीक है, और फ्री इंडिया सेंटर यानी आज़ाद हिंद संघ बनाया और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की 1941 में। ये तीन चीज़ें बनाई उन्होंने जर्मनी में, फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की 1941 में। दोस्तों फ्री इंडियन लीजन के नारा था, जो जय हिंद का नारा है वो फ्री इंडियन लीजन का नारा था और इस लीजन में 4000 भारतीय सैनिक शामिल थे। जर्मनी के बाद वे जापान जाते हैं, वहाँ जापान के पीएम थे हिंदे तोजो। ठीक है, उनसे मुलाकात किया और वहाँ पर 20,000 भारतीय कैदियों को अपने साथ लेकर, इन्हीं में से एक थे कैप्टन मोहन सिंह। यहीं पर कैप्टन मोहन सिंह से भेंट होती है और जापान ने मलाया से गिरफ्तार किया था कि नहीं कैप्टन मोहन सिंह को। लेकिन यहाँ पर जब भारतीय कैदी जो 20,000 थे उनमें कैप्टन मोहन सिंह भी शामिल थे। इनको सुभाष चंद्र बोस जी के अंडर दे दिया जाता है। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन होता है। ठीक है, इसके बाद इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। इसमें 20,000 लोग शामिल थे जैसा कि मैंने ऊपर बताया। इसका पुनर्गठन रास बिहारी बोस जी ने किया था और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व के लिए जो है आमंत्रित किया था। तो प्रश्न पूछता है कि इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने आमंत्रित किया था? वह रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड मिली और इन्होंने इसका नाम आज़ाद हिंद फौज रख दिया था। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया।
इसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें 4 रेजिमेंट थी, मुख्यतः 4 रेजिमेंट थी, एक बाद में जोड़ी गई थी। सुभाष रेजिमेंट के जो लीड कर रहे थे शाहनवाज, गांधी रेजिमेंट को लीड कर रहे थे एमजी कियानी, आज़ाद ब्रिगेड या रेजिमेंट को जो लीड कर रहे थे वो गुलजारा सिंह, नेहरू रेजिमेंट को लीड कर रहे थे अजीज़ खान, और जो बाद में महिला विंग के लिए बनी थी रानी झांसी रेजिमेंट, उसको लक्ष्मी स्वामी जी लीड कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज को सबसे बड़ा जो डोनेशन दिया था वो मोहम्मद हबीबुर रहमान ने दिया था, कुल 1 करोड़ का दान दिया था उन्होंने, और भी आज़ाद हिंद फौज के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। इसका नाम उन्होंने रखा था आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार कब बनी? 21 अक्टूबर 1943 को। इसे 9 देशों ने मान्यता दी थी। इसका मुख्यालय सबसे पहले तो इसका मुख्यालय जो था वह सिंगापुर में था, बाद में रंगून भी बनाया गया। सबसे पहले जापान, जर्मनी, बर्मा, इटली आदि देशों ने इनको मान्यता दी। जो जापान था उसने सुभाष चंद्र बोस को 2 द्वीप भी दिए थे, क्योंकि रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। वो अंडमान और निकोबार द्वीप जो थे वो जापान इनको द्वीप दे दिए थे। जब सुभाष चंद्र बोस के अंडर में आता है तो उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज का भारत में जो प्रवेश होता है वो 18 मार्च 1944 को होता है। इसके लिए जो फौज ने ऑपरेशन यू चलाया और इसका लक्ष्य रखा था कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा करना, क्योंकि इसके बाद भारत का मैदानी भाग आ जाता और सेना के लिए आसानी हो जाती। दोस्तों 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण हुआ था, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस का रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? रंगून से हुआ था 1944 में। इस प्रसारण में नेताजी ने देश को संबोधन में कहा कि मेरी सेना इम्फाल में डेरा डाले हुए और हम युद्ध के एकदम पीक पर हैं। ऐसे में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उम्मीद करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों रंगून से प्रसारण हुआ था और यही वो क्षण था जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। यही ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखा है। राष्ट्रपति का कहा प्रत्युत्तर में गांधी जी ने भी उनको कहा था, इनकी कर्मठता को सराहते हुए कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वह देशभक्तों के देशभक्त हैं। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त किसे से कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखेंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 2 उपाधियां मिली थी। देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद 1944 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापान के आत्मसमर्पण के बाद आज़ाद हिंद फौज कमजोर होने लगी, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिरा था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम गिरा था फैटमैन, दोनों अमेरिका ने गिरा थे। इसके बाद काफ़ी वहाँ पर नुकसान होने के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज जो है उसका मनोबल टूट गया। इसके बाद यहाँ पर जो है इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा चला था वह लाल किले पर चला था, इसलिए इसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। नवंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था उसमें कुछ प्रमुख लोग इस प्रकार थे: कर्नल प्रेम सिंह सहगल, मेजर जनरल शाहनवाज खान जो कि मुख्य कमांडर थे, और कर्नल गुरुबख्श सिंह और राशिद अली को जो कर्नल गुरुबख्श सिंह थे इनको भी फांसी की सजा मिली थी, और यहाँ पर जो राशिद अली थे उनको 7 वर्ष का कारावास मिल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो था इन लोगों को बचाने का काम किया था कांग्रेस के ने, और कांग्रेस के ने आज़ाद हिंद फौज को बचाव समिति गठित की। जो कांग्रेस थी उसने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, और इसका जो नेतृत्व दिया वो भूलाभाई देसाई को दिया था। और इसमें जो वकील लोग थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, आसफ अली थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इन लोगों ने इनके यहाँ पर पैरवी की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 225 साल बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था, जो उनका ड्रेस होता है उसको लबादा कहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग भी साथ आ गई और सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई थी। तो अंत में विवेक जो वायसराय था उस वक्त का लॉर्ड वेवल, उसने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस सजा को, मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। और उस दौरान जो सजा के विरुद्ध नारा लगा था, लाल किले की दीवारें तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के साथियों को छोड़ दो। दोस्तों एट लास्ट 18 अगस्त 1945 को जो सुभाष चंद्र बोस का लास्ट अपडेट था वह ताइकू हवाई अड्डा जापान में था, और ऐसा कहा जाता है कि जहाज़ की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और मृत्यु हो जाने के बाद उनकी अस्थियों को एक मंदिर में रखा गया जिसे रैंकोजी मंदिर कहते हैं, जो कि जापान में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को कहाँ रखा गया है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो वह जापान में रखी गई है, वह रैंकोजी मंदिर कहा जाता है उसको। तो दोस्तों यह था सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, और यहाँ पर आधुनिक इतिहास तो मैंने नोट्स बनाया था उसका समाप्त हो गया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग के साथ पढ़ देता हूँ, जो हमारे आदरणीय गुरुजी नवीन शर्मा सर ने बताया RWA से जो है, वक्त वक्ती बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो लेकिन सुबह का उजाला बहुत प्यारा होगा। जो समझ रहे हैं कमजोर हमें, गुरूर टूटेगा उनका जरूर। सब्र रखो जो समझ रहे हैं आज तमाशा हमें, वादा है तुमसे कल हमारे नाम का भी नज़ारा होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।